नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश का मिजाज दिन ब दिन बदल रहा है और जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ होती चली जा रही हैं। दो राज्यों के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, प्रक्रिया चल रही है और इस सब के बीच इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे भी आया है। और जो सर्वे है वो दिखला या बतला रहा है कि हालत बीजेपी उसके अलायंस की, कम से कम हरियाणा में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जम्मू और कश्मीर को लेकर जरूर कुछ बहुत डेप्थ में नहीं हुआ है मामला, लेकिन हाँ, वहां से भी यही निकला है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले में काफी आगे हैं। महाराष्ट्र को भी टटोला गया है और महाराष्ट्र में अलबत्ता जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कुछ नंबर ज्यादा मिलते दिखे हैं, लेकिन वहां भी जैसा उत्साह या जैसे एक संभावनाएं मिलनी या दिखनी चाहिए वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मोड ऑफ द नेशन है वो हैरान या परेशान करने वाला साहेब को भी है, उनके दल को भी है और उनका जो पूरा का पूरा अलायंस है उसके लिए भी निश्चित तौर पर चिंता पैदा करने वाला है। जून 2024 के बाद से, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ब्रांड मोदी की जो स्थिति है वो खुलकर सामने आ चुकी है। और अब तो ये स्थिति है जो विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे जून 2024 के पहले, तो आश्रय जो होता था या आश्रित जो होती थी भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस, वो मोदी के चेहरे पर होते थे और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद होती थी कि वो नैया पार लगा देंगे। लेकिन अब जो निकला है, जैसा मैंने बताया कि जो सर्वे की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ तो ऐसा भी निकला है कि 8% से पीछे है मोदी राहुल गांधी के मुकाबले में। तो चिंताएं हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल 7 दिन 365 दिन 24 घंटे एक चुनावी मुद्रा में रहती है, वो मुद्रा इस बार अब तक नजर नहीं आई है। ना हरियाणा में वैसा कुछ दिखलाई पड़ा है और जम्मू कश्मीर में भी स्थितियां नहीं अब तक नजर आई हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक की ओर से शुरुआत हो चुकी है। और जो कुछ जम्मू कश्मीर में शो रहा है, खासकर कश्मीर में राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो पहुंचे थे और जो वहां देखने को मिला, फिर साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस जिसकी संभावनाएं थी कि होगा, वो हो चुका है। तो जो तमाम स्थितियां हालात हैं और जो सर्वे आ रहा है आया है, दो राज्यों के चुनाव के नतीजों को ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित रहने वाले हैं। ये एक जो देश का मिजाज है जो बदलता चला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे और भी एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे, एक नया हालात पैदा होगा, ऐसा मानकर चला जा रहा है। तो आज हम इसी सब विषय पर बात करने के लिए चलेंगे अपने खास पैनल के समक्ष, जो हमारा चर्चा होती है शाम वाली। इसमें हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे सहयोगी साथी अजय शुक्ला साहब जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक साहब हैं, रविंद्र शौर्यान जी हैं और सुशील दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे और पूरा का पूरा पैनल हमारा भिज्ञ है, हमारे जो दर्शक वर्ग हैं। मैं शुरुआत अजय जी आपसे करूंगा। जो मोड ऑफ द नेशन की बात निकल कर आई है वो सर्वे भी है और साथ साथ हम निरंतर देख रहे हैं, कल का शो हमने देखा राहुल गांधी का, उसके अलावा जो बीते दिनों में स्थितियां हैं, इन सब पर पहली प्रतिक्रिया आपकी अजय सर। देखिए, अब राहुल गांधी एक सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं रह गए। अब राहुल गांधी लोगों की आवाज बन चुके हैं। राहुल गांधी लोगों के दिलों में रहते हैं। ये चीज कल देखने को मिली 2 दिन से जम्मू कश्मीर में। आप ये देखिए, जब वो श्रीनगर पहुंचे, मेरे कई मित्रों के फोन आए, कई जो वहां पत्रकार भी हैं जो मेरे साथ काम किए हैं, वो लोग के भी आए। भाई साहब, क्या गजब लोग सड़कों पे खड़े हैं कि राहुल जी उस रेस्टोरेंट में गए, अभी निकलेंगे तो हमें उनकी शक्ल देखने को मिली। अब आप ये सोचिए, यह स्थिति थी तो यह स्थिति किसके लिए होगी। कल लाल सिंह ने कार्यकर्ताओं की सभा में एक चीज कही कि राहुल जी, आप बस इशारा कीजिए, मैं और मेरे अपने कार्यकर्ता सब आपके लिए कहीं भी जान दे देंगे। हमें आप मत दीजिएगा टिकट, मत दीजिएगा कुछ, हमें नहीं चाहिए, हम तो आपके लिए लड़ने को खड़े। तो आप देखिए, यह स्थिति है। और पहली बार मैंने राहुल गांधी के मुंह से जो एक शब्द सुना उसका जिक्र जरूर करूंगा।
प्लीज। आज तक नहीं सुना था। मैं इस चीज को लेके कई बार सोचता भी था कि राहुल जी को बोलना चाहिए। वो ये उन्होंने कहा कि समझौता जरूर किया है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के और हमारे कमांडर्स के सम्मान से समझौता नहीं किया है। सम्मान मिलेगा तभी समझौता चलेगा। तो अब देखिए, भाषा भी बदली है, तेवर भी बदले हैं, और हमले भी उसी तरह से हो रहे हैं। हर बात को तथ्यात्मक तरीके से वो बताते हैं। तो यह एक बड़ी चीज। आप हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में आप देखिए जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जनता उमड़ रही है कांग्रेस के लिए, और अभी तक मेरी जो जानकारी में वो 2800 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं कांग्रेस के टिकट के लिए। अब आप सोचिए 90 सीटों के लिए 2800 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं, और स्थिति ये है कि आवेदन फ्री का नहीं है कि आप सोचें फ्री का है या रिफंडेबल होगा, पैसा वापस नहीं मिलना है। जी जी। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस के लिए उस तरीके से माहौल है। और वो माहौल क्यों हो गया? यही 10 साल पहले हुड्डा की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे, बावजूद इसके वो सरकार चली गई। 10 साल तक नहीं आ पाई कांग्रेस, लेकिन आज कांग्रेस है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जो विश्वास जगाया है, जो माहौल बनाया है, उसने बड़ा काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां सिर्फ नफरत बोई है। कहीं जाटों को गैर जाट से लड़ाया, कहीं दलितों को जाटों से लड़ाया, कहीं पंजाबियों को जाटों से लड़ाया, कहीं किसी को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया। तो साहब सिर्फ लड़ाने का काम किया है। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित बनाम दूसरे, जबकि यदि वहां का खुद भारत सरकार का गृह मंत्रालय का रिकॉर्ड देखिए तो वहां पर मरने वाले मुस्लिम्स की संख्या मतलब कई हजार है, और उनके मुकाबले मौत किसी की भी काउंट नहीं की जानी चाहिए, मैं उसको उस तरह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब संख्या की बात आती है तो करीब 35,000 के आसपास मरे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। और यदि हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या जोड़ेंगे तो वो 3,3500 के करीब पड़ती है। तो ये अंतर है दोनों का। इसके बाद में वो बताते हैं कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर किया गया। तो मैं एक कल अमेरिका के एक चैनल के डिबेट में था, वहां मैंने यही कहा कि साहब हुआ किसके समय में था ये तो बता दो। उस समय आपके सहयोग से बनी सरकार थी। आपने जिस शख्स को जिताने के लिए मुजफ्फरनगर से भाजपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा था, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने थे। भाजपा का नेता वहां का राज्यपाल था। फारूक अब्दुल्ला साहब से इस्तीफा ले लिया गया था। तो अब आप बताइए कि कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किसने किया? राजीव गांधी ने पीएमओ में बैठ के बाहर धरना देते हैं कि वहां सेना भेजिए और उनको बचाइए। भाजपा तो नहीं करती है। अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी समर्थन तो वापस नहीं लेते हैं। तो यह इस बात का सबूत है कि सारी चीज ये करते हैं। अब आप देखिए, दोहरा चरित्र देखिए। जब महाराष्ट्र में वही घटना होती है, स्कूल के अंदर बच्चियों के साथ में जिस तरह की घटना होती है, छोटी छोटी बच्चियां, उस पर भाजपा पर्दा डालने का काम करती है। मैं उसको भी नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं कलकत्ता को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। दोनों गलत, लेकिन दोहरा नजरिया नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, लिखा कि चाहे कलकत्ता में घटना हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उनके अपने जो मित्रों के सहयोगियों के राज्य हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया, और कहा कि यदि घटना होती है तो निश्चित रूप से दुखद है, हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कैसे समाधान निकले और इन पर हमें हल करने की सोचनी चाहिए। साहब ये है, मुस्लिम होगा। आप बताइए, छतरपुर में जो घटना हुई है उससे दुखद घटना नहीं हो सकती। क्षमा चाहता हूँ, आपको बहुत माफी चाहते हुए। जो हम सर्वे टेकर, हम वो घटनाक्रम तो निश्चित तौर पर सारा कुछ नहीं, मैं उसी कह रहा हूं कि राहुल गांधी वो मुद्दा इसीलिए उठाते हैं। सर
एक समुदाय पर हमला करते हैं, बाकी समुदाय को आपको करते हैं, वो ये नहीं कहते कि उस पर हमला कीजिए। जी जी जहां पर जो गलत है, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, यही राहुल गांधी की खासियत है, इसीलिए वो स्वीकार रहे। जी सर सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नंबर्स जो बड़े हुए हैं उनके, वो बहुत साफगोई से बात करते हैं, पॉइंटेड बात कर रहे हैं, और मुद्दे जो जनता के हैं वो उठा रहे हैं। रवि जी, चूंकि हरियाणा का जिक्र है तो पहले आपके पास आऊंगा। हरियाणा में जो हालात हैं, स्थितियां हैं, उसमें बहुत, वो जो सर्वे है इंडिया टुडे और सी बूटर का, उसमें बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं कि बहुत बहुत बदतर और बुरे हालात हैं वहां। मुख्यमंत्री की स्थिति भी, उसके चेहरे को लेकर भी सारा कुछ, उनके कामकाज को लेकर भी हुआ है। जो फैक्टर्स ये सारे के सारे हैं एक, और दूसरा वहां दीगर दलों की हम बात करें, यदि हम बसपा की बात करें, हम आईएनएलडी की बात करें, या आपने भी कहा हुआ है, इन सब के संदर्भों में क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या आप पाते हैं वो सर्वे को लेकर और साथ साथ इन सब फैक्टर्स के साथ? जी नमस्कार सभी को पैनलिस्ट को भी, और तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल ठीक बात है सर। जो एक तो सर्वे के बारे में थोड़ा सा उसमें कुछ जो त्रुटिपूर्ण मुझे लगा, मैं उस पर भी आपके ध्यान थोड़ा सा आकृष्ट करूंगा। एक उस सर्वे में कहा गया कि मुख्यमंत्री जो है उनके बारे में ठीक था, लेकिन सरकार के बारे में बताया गया कि सरकार 22% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं और 19% नाखुश हैं, और उसके बाद 40% लोग जो है वो बहुत नाखुश हैं, है ना। तो ये कुल मिला के केवल 81% होता है, जबकि 100 में से अगर हम लोग जोड़ते, मुझे लगता है 20% लोग जो बच गए वो नाखुशी वाले ही हैं। तो उसको आप 60% बिल्कुल नाखुश मान लें, और जो 19 जो कम संतुष्ट हैं वो भी इधर का ही मान लो, तो केवल 22% लोग हैं जो सरकार के कामकाज से खुश हैं, 78% लोग उसके खिलाफ। एक बात। दूसरा, उस सर्वेक्षण में दो तीन चीजें और गिनाई गई। एक, उसमें से सबसे अहम बताया गया कि केवल 2% लोग हैं जिनके लिए किसान आंदोलन बड़ा है। अब संजीव जी, हरियाणा में जहां पर 13 महीने आंदोलन चला, इसकी जमीन पर 750 किसानों की शहादत हुई, हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से चंदा ना दिया गया हो, कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां से लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं आए हों, कोई ऐसा घर नहीं है जहां से घी या दूध नहीं दिया गया हो, इस आंदोलन में बैठ के किसी को सब्जी दी गई हो। उस इलाके में केवल 2% लोग आज उस चुनावी मुद्दा बनाएंगे उसको। 3% भ्रष्टाचार वो इस सर्वे में दिया गया। 3% भ्रष्टाचार लोगों को चाहते हैं। एचपीएससी जो सबसे बड़ा अफसरों की तैनाती करता है हरियाणा में, उसके दफ्तर के भीतर, बाहर नहीं, उसके दफ्तर के भीतर उसके सेक्रेटरी के घर पर करोड़ों रुपए, उसके दफ्तर में करोड़ों रुपए बरामद हुए। जिस इतना बड़ी घटना जहां पर घट जाए, उसमें क्या भ्रष्टाचार केवल 3% लोगों को प्रभावित कर रहा है, और उसके साथ साथ अग्निवीर का कोई जिक्र नहीं है सर उसमें। बेरोजगारी 45% है, अग्निवीर जैसा शब्द का उपयोग नहीं किया गया। तो मुझे लगता है बड़ा टेक्निकली इन लोगों ने यह सर्वे किया है, और उसके बावजूद भी सर्वेक्षण में सरकार की पोल खुल रही है। अगर और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी सर्वे में आती तो मुझे लगता है हम लोग आज इस पर चर्चा करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी सर्वेक्षण में हो जाता। लेकिन सर्वेक्षण कंपनीज अपना भरोसा खो चुकी हैं, एग्जिट पोल्स में हम लोगों को पता लग गया। उसके बावजूद भी अपनी बची खुची दुकान को बचाने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया है। सरकार से कुछ इसमें से पैसे ले लिए जाएं, और नायब सिंह सैनी सरकार को अगर थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट इससे मिल सकता है तो वो पहुंचाने की कोशिश इसमें की गई है। जमीनी जो हालात हैं और जो आंतरिक सर्वेक्षण है संजीव जी, और आंतरिक सर्वेक्षणों में भी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपने अपने करवाए हैं और जिसकी खबर हम तक पहुंची है, उसमें कांग्रेस पार्टी को मिनिमम 60 सीटें मिलने की संभावना है, बीजेपी को 20 से 24 मैक्सिमम सीटें मिल सकती हैं, और कई जानकारों का कहना है कि ये 20 से 24, 10 से 14 भी हो सकती है, क्योंकि जमीन पर जो हालात हैं वो और ज्यादा बीजेपी के खिलाफ हैं। अब एक और इस सर्वेक्षण की बात करेंगे। इस सर्वेक्षण में कहा गया कि मुख्यमंत्री से केवल 27% लोग खुश हैं जी। बाकी लोग, अभी तक सरकार की बात की हमने, अब मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। 27% का मतलब ये हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जब इन मुख्यमंत्री महोदय को बनाया था तब कहा था कि ये ओबीसी का बड़ा चेहरा है। अब हरियाणा में तो ओबीसी 50% से ज्यादा है, तो इनको 50% लोग क्यों नहीं खुश हो पा रहे इनसे तो केवल 27% लोग खुश हुए हैं। इसका मतलब है ओबीसी समुदाय के लोग
और जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर पूरे देश में है, अगड़ी जाति जिनको कहा जाता है, उसका भी अधिकांश हिस्सा, वो सब लोग भी इनसे नाराज हैं और बीजेपी के पास ज्यादा वोट बैंक बचा नहीं है। और ये सर्वे शहरी इलाकों में किया गया होगा, तब जाकर के कहीं 27% आया है। अगर ये सर्वेक्षण गांव में जाके किया जाता तो इसकी हालत और गंभीर होने की संभावना थी। इसलिए बीजेपी की स्थिति खराब है। 2 दिनों से प्रदेश की जो इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक गुड़गांव में चल रही है। उसमें से खबरें आ रही हैं कि 50% तक विधायकों की और जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था उनकी टिकटें काट दी जाएंगी जी। इसके अलावा जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी हालत यह है कि चुनाव की घोषणा हो गई है, आज तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण स्पर्श यहाँ पर हरियाणा की जमीन पर हुए नहीं है। तो आखिर बीजेपी की स्ट्रेटजी समझ क्यों नहीं आ रही लोगों को कि इतनी ज्यादा हालत खराब है, सेंट्रल लीडरशिप आ नहीं रही है। लोग तो अब हरियाणा में ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल मिल गया, अब उनको बीजेपी की जरूरत है नहीं, बीजेपी अपने आप जो करना चाहती है करे। अब उन्होंने छोड़ दिया है बीजेपी हरियाणा को नायब सिंह सैनी के सिर पे। अब सैनी साहब जाने और बीजेपी जाने, उनको मिल गया तीसरा टर्म और ये पहला चुनाव है सर तीसरा टर्म के बाद जी। और 10 साल में भी ये पहला चुनाव है जहां विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आए ही नहीं है प्रदेश में। वहां कश्मीर भी चले गए लेकिन हरियाणा नहीं आ रहे हैं सर। तो हालात बीजेपी की हरियाणा में, मेरा कहना है कि सर्वेक्षण के मुकाबले में ज्यादा कमजोर है। सर्वेक्षण क्योंकि बहुत सही तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन गलत तरीके से किया गया है, छोटा सैंपल साइज लिया गया है, उसमें भी हालत खराब है। अगर सर्वेक्षण की और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी से बता दिया जाता तो मुझे लगता है और हालत खराब होगी। बाकी बातें अगले राउंड में करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। केपी सर, ये जो बात कही है, जो रवीन जी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसको क्या ऐसे भी हम देख सकते हैं जैसे हमने वो सर्वे जो एग्जिट पोल थे 2024 वाले, वैसा कुछ है कि आपको जितना फायदा हम पहुंचा सकते हैं वो प्रयास के तौर पे देखा जाए? और साथ में महाराष्ट्र में जिस तरीके से, महाराष्ट्र में भी कोशिश यही हुई है कि वहां एकनाथ शिंदे को थोड़ा बेहतर बता रहे हैं, आपकी टिप्पणी से दोनों पे। संजीव जी, अगर हम देखें एग्जिट पोल भी देखें और उससे पहले भी लोकसभा चुनाव के जो पहले सर्वेक्षण हुए थे उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 400 ही बताया था। स्थिति आपके सामने है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, रवीन जी ने भी तमाम चीजें हरियाणा में बताई, इन्होंने ये नहीं बताया कि वहां लोकप्रिय बताया प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हरियाणा में आज भी मोदी जी हैं। दूसरा, जिस 27% की बात आप कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लाइक कर रहे हैं, 27 तो आपने कागज में लिखा है साहब। आपके कार्यकर्ताओं ने तो आपको 17% ही दिया होगा। बोल रहे इतना कम क्यों दे रहे हो, ये सीएम से ही तो पेमेंट लेनी है, इसका थोड़ा बढ़ाओ भाई। वो भी तो हुआ होगा। सर मैं एक सवाल, यहाँ रविंद्र जी भी बैठे हैं, आप लोग भी जानते हैं, हरियाणा में जाट बाहुल्य प्रदेश माना जाता है। जब से हमने याददाश्त संभाली है तब से वहां जाट मुख्यमंत्री बनता है। ये पहली बार हुआ है कि आपने पंजाबी को बना दिया। चलिए पंजाबी भी ठीक है भाई, अंबाला क्षेत्र, करनाल क्षेत्र, उस तरफ थोड़ा पंजाबी बाहुल्य मामला समझ में आता है। आप जो हीरा निकाल के लाए हो सैनी समाज, तो रविंद्र जी बताएं कितना सैनी समाज है भाई, कितना परसेंट? मेरी जानकारी में तो 2.5% है। तो आप क्या सोच के कर रहे हैं? मैं सर दूसरी सोच मान के चल रहा हूं, उसकी रब उसके आंकड़े आपको मैं बता। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में कीचड़ फैलाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार इतना कीचड़ फैला दिया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 3 दशकों तक महाराष्ट्र में नहीं संभल पाएगी। 5 हरकतें ये झारखंड में कर चुके हैं। तो इनका कहना यह है कि हमें अब भारतीय जनता पार्टी देश में और केंद्र में चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी जी जो अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि अगले आने वाले 30-40 सालों में ये हो कि भारतीय जनता पार्टी के आखिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। क्योंकि आप ये देखिए कि आरएसएस ने ये सुझाव रखा, हमारे सूत्र जो बता रहे दिल्ली के, कि आरएसएस के लोगों ने ये, इन्होंने तो कह दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हमारी इतने मजबूत हो चुके हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब आरएसएस आ गई है। तो आरएसएस ने ये कहा कि आपका चेहरा इतना धूमिल हो चुका है कि आपके चेहरे पर सरकार चलाना मुश्किल हो गया है,
तो आप जो है अपनी जगह पे ऐसे एक सर्वमान्य चेहरे को लेके आते हैं, चाहे वो उसमें शिवराज हो, चाहे वो गडकरी हो, और गडकरी जैसे चेहरे पे ममता बनर्जी भी आ जाएंगी, शरद यादव भी, शरद पवार भी आ जाएंगे, शिवसेना भी आ जाएगी, और भी लोग आ सकते हैं, तो हम सरकार को 5 साल चला सकते हैं। तो इन्होंने कहा कैसे चला सकते हैं? शाम दाम दंड भेद करें हम, और इनको बना दे जो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, कैसे होगा? हम नहीं होने देंगे। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें हम चाणक्य कहते थे कि चाणक्य ऐसी रणनीति बनाते हैं, अभी शुक्ला जी ने भी बताया शुरू में, अगर आपको याद हो, कि चाणक्य जी ने जो बना दिया वो फॉर्मूला पास है हर जगह। अब जब चाणक्य का फॉर्मूला पास क्यों नहीं हो रहा है साहब? अब चाणक्य कहां चले गए? तो चाणक्य ही जा रहे हैं कि उल्टे सीधे फैसले किए जाएं और भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया जाए। हालत आपके सामने उत्तर प्रदेश के हैं। अगर हमें और आपको पता है, ये बैठे हैं सुशील दुबे जी, कितनी हमने सैकड़ों हमने डिबेट किए, जिसमें हमने कहा 35 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आ रही है। अगर हम जैसे व्यक्ति को पता है, तो क्या चाणक्य जी को नहीं पता? इन लोगों को नहीं पता? तो इन्होंने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में प्रयास किया? और आज जो आप चीजें देख रहे हैं, जिस प्रकार से आपने वक्फ बोर्ड का जो आप बिल लेके आए थे और एक आपने उसको जेपीसी में भेज दिया, उसका कारण ये है कि वहां पे भले ही लल्लन सिंह बोलते रहे कि नहीं बहुत बढ़िया बिल है, हम इसका समर्थन करेंगे, खबर ये आज फोन ये आ चुका था मोदी जी के पास, नीतीश का भी और चंद्रबाबू नायडू का, कि हम आज ही इस बिल का विरोध करेंगे और समर्थन वापसी आज ही हो जाएगा। तो इन्होंने उसको जेपीसी में भेज दिया। और बार बार ये जो चीजें, लिटरल एंट्री वाला देख लीजिए, आप तो पहले से करते रहे हैं, इससे ज्यादा भर्तियां हो चुकी है। तो आप जो बैकफुट पर जा रहे हैं बार बार, इससे ये समझ में आता है कि स्थिति बहुत कमजोर है। अब आखिर में अगर आप इसकी बात करते हैं, जो सर्वे हरियाणा में हुआ है, ये फर्जी दस्तावेज है, ये पैसे कमाने का एजेंसियों का किस्सा है, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। अगर आप वास्तव में हरियाणा की बात करते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा किसान कम्युनिटी रहती है। जाट के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो मुद्दा बहुत भावनात्मक है। और आज दूसरे मुद्दे नहीं चल पा रहे, मंदिर मुद्दे, हिंदू मुस्लिम मुद्दे, आज चल रहे बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे चल रहे हैं आज जमीन पे, आप देखेंगे। और जो दूसरा मुद्दा है हरियाणा का, जो बहुत ही भावुक मुद्दा है आज की डेट में, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का परिचय दिया है विनेश फोगाट के मामले में, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, उसमें वो दोषी मान रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि विनेश एक दिन में 3 दुनिया के बड़े पहलवानों को हराया, जिसने एक दिन में जानबूझ के उसकी फाइट कराई गई एक ही दिन में। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का वो जख्म पे नमक वाला जो ट्वीट आया है, वो एक भावनात्मक मुद्दा हरियाणा में है, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और रविंद्र जी ने कहा कि 50% टिकट कट रहे, मेरी जानकारी में 75% टिकट कट रहे हैं पुराने लोगों के, उनके पास टिकटार्थी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। और अजय शुक्ला जी ने कहा कि 2800 लोग आ गए कांग्रेस में, वो 3000 से ऊपर संख्या बढ़ चुकी है। बात ये नहीं है, बात जो कांग्रेस भी जीतेगी तो कांग्रेस ने कोई नया वहां बहुत बड़ा अपना असर खड़ा नहीं कर लिया हरियाणा में। जो भारतीय जनता पार्टी का चरम पे विरोध हो रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हरियाणा में मिलेगा, क्योंकि उस तरह से कोई बड़ा दल वहां पे जमीन पे नहीं है। जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश में देखा, सुशील दुबे जी बैठे, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी इतना 37 सीटें ले जाएगी। हमें था कि 20-22 सीटें समाजवादी पार्टी की आ सकती हैं इन परिस्थितियों में, लेकिन वो 37 सीटें ले। तो उसको फायदा, जो नेगेटिविटी भाजपा की हुई, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला, वही फायदा मैं यहाँ पे देख रहा हूं। और यही स्थिति आप देखेंगे झारखंड में चुनाव आते आते यही स्थिति बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की मटिया मेट झारखंड में होके और जेएम को फायदा मिल जाए। आप उसको जेल में डाल रहे हैं, शाम दाम दंड भेद कर रहे हैं, 5 बार आपने वहां पे जो है ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की, हर बार आप फेल हो रहे हैं, हर बार चाणक्य जी फेल हो रहे हैं। मणिपुर की स्थिति आपके सामने है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना बिस्तर बोरिया खुद ही समेट रही है। ये इसका भी बिस्तर बोरिया समेटने का श्रेय भी राहुल गांधी को नहीं देना चाहती। ये कहना चाहती कि हम तो बिस्तर बोरिया लपेट के और अडानी जी से बात करके कि उड़न खटोले की व्यवस्था करो, हम लोग अपना निकल लें। क्यों हम राहुल गांधी को श्रेय दें भाई, क्यों हम विपक्ष को श्रेय दें?
जी। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। वो राहुल गांधी से तो जो फोबिया है, उससे का भय तो बार बार नजर आता है। बिहार में हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से फिर उसको चिराग पासवान को आगे किया। सुशील सर, जो बात अभी कही यूपी के मुतालिक भी हुई और बाकी भी पैनलिस्टों ने कहा है, हमारे जो अजय सर ने भी कुछ चीजें इंगित की हैं। अभी तो बकरे की अम्मा ने खैर मना ली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से महाराष्ट्र को पहले थोड़ा सा टाल दिया गया। उसके बाद जो है जो उत्तर प्रदेश या और जो उपचुनाव थे कि बारिश का और तमाम जो प्ली दिए गए, और वो अभी मोदी जी गए थे, वो विदेश में थे, तो उन्होंने वहां बड़ी तारीफ की, पीठ थपथपाई है वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि कैसे हमारा कितना बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैसे काम करता है। और साथ साथ उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ स्थितियां उलट है। इन सब की तो बात अपनी जगह है, लेकिन जो मोदी का चेहरा रहा है वो अभी दिखलाई पड़ रहा है। इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि चलिए बढ़त है जो दिख रहा है कि सर्वे में, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं और चुनाव को टाले जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? संजीव भाई, मैं तो रजिस्ट्री विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार को खोज रहा हूँ या रजिस्ट्रार को खोज रहा हूँ, और राजा भाई कहीं छुपाए बैठे हो तो अलग बात है, या केपी भाई ने आशीर्वाद दे दिया हो। एक रजिस्ट्रार ने कहा था अभी कुछ समय पहले कि बीजेपी 25 साल तक पीएम रहेगी और सत्ता में रहेगी, 25 साल तक। अभी अभी साल ही कितने 10 साल 11वां साल चल रहा है और बैसाखी भी आ गए हैं। तो मैं तो उनको ढूंढना हूँ रजिस्ट्रार को जिसने पॉलिटिकल रजिस्ट्री भारत प्रवेशवाड़ी की थी। दूसरा किस्सा है संजीव भाई सर, किसका ये है कि घरानंद के दरबार का एक दूत चाणक्य के घर गया, कोई बहु बुला लाइए, और वो बात करना चाहते हैं जो भी। तो जब दूत पहुंचा है तो चाणक्य गुरु जो थे, अब यहाँ तो कई चाणक्य बैठे हैं, किसका नाम ले, कोई बुरा मान जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो चंडीगढ़ के भी चाणक्य हैं, हरियाणा के भी हैं, और ये जाटों के भी चाणक्य हैं, और आप तो स्कॉर्पियन के कोई हो। तो जब वो पहुंचा दरवाजे तो चाणक्य गुरु एक गड्ढा खोल रहे, बबूल के पेड़ मट्ठा डाल रहे थे, 2-4 गड्ढे थे उसमें मट्ठा डाल रहे थे। जब वो बात करे वो फिर मट्ठा डालने लगे। जैसे 10-10 फीट पे थे वो गड्ढे, खुदे रखे थे। उन्हें पहले तो खबर हो गया जो भी कुछ हमने पढ़ा उसको। तो वो पूछा दूध की, हुजूर आपको सरकार जाना हो क्या, ये सब बार बार हम पूछते मट्ठा डालने लगते हैं। बोले ये कांटा हम जब निकलते रास्ते से, ये कांटा हमको कई बार काट चुका, मेरे पैर में चुभ चुका। तो जब चुभता है कांटा कोई तो मैं उसमें मत्था डालता हूँ ताकि वो पेड़ ही नष्ट हो जाए। तो ये कांटा, ये मट्ठा डाल रहे हैं हमारे विश्व गुरु, पूरी बीजेपी में इन्होंने मट्ठा डाल दिया है, जान लीजिए। इसके बाद क्योंकि अब इनको चुभने लगी है बीजेपी। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक हुआ है सर्वे CSDS का, उसमें 7 राज्यों में हुआ जिसमें तमिलनाडु छोड़ के बराबर से राहुल गांधी लोकप्रिय है। कहीं कहीं तो वो 21 है और ये 19 है। अब सारे अभी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, आपने शुरू में कहा था संजीव भाई कि वो PM आगे पीछे चल रहे हैं। राहुल अगर उत्तर प्रदेश से सीट ले लिया होता कि हारा हुआ व्यक्ति डिप्टी CM बन सकता है उत्तर प्रदेश का, तो अगर जीता हुआ सांसद 14 से पहले अगर PM बन गया होता तो ये तो पहले से पहले होते, पीछे होते ही मोदी से, ये तो पूर्व PM होते। लेकिन हम कांग्रेस के पास ही चालाकी नहीं थी, उन्होंने सब नहीं किया। वो तो अब अच्छा आप बताइए कि कमाल की बात है, वो पन्ना प्रमुख कहाँ पन्ने फड़फड़ा रहे उन पन्ना प्रमुखों के। एक नहीं था पन्ना प्रमुख बना था दिल्ली और संघ लोगों ने कि वो पन्ना प्रमुख मतलब था इसके बाद ये अंतिम नहीं, जो कहते हैं अंतिम पायदान तक, तो वोटर का अंतिम पायदान होता पन्ना प्रमुख। और मलिक साहब पता नहीं क्या आशीर्वाद दे दिए, क्या ये बोल दिए, जो वो 40-80 सीटें जीत रहे थे और भाई उसी पे आ गए। देखिए तो कहीं ना कहीं तो, और ये बात बिल्कुल सही है मलिक साहब कि वहां सपा मजबूत नहीं है, थी ना कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस तो थी ही नहीं। हरियाणा में इतना भारी आफत थोड़ी है कांग्रेस की। लेकिन जब जनता, यही तो हमने कहा कि चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया था, तो बाबा योगी कहाँ थे, कहाँ आ गए। तो जनता, अब ये चुनाव जनता पे अपने हाथ है। जो मैं बोल रहा हूं आपसे कि हरियाणा का चुनाव बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का CM होगा और दिनेश फोगाट खेल मंत्री हो गया, जिस भी मंत्री हो वो आप देखिएगा मंत्री हो। अब अभी से
कहीं कुछ कोई मैटर ही नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जब माहौल बिगड़ता है, जब माहौल में तलखी आती है, माहौल में उत्तेजना आती है, और चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे सांस्कृतिक कोई किस्म की हो, तो माहौल पर दूसरे किस्म का हो जाता, बदल जाता है एकदम से। अब राहुल गांधी, आप देखिए परसों नरसों का केस है, ये ज्यादा जानकारी अजय भाई के पास होगी। अब देखिए वो जा रहे हैं बाकायदा। अच्छा, लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। एक काफिला जा रहा है, अगर रोको 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 रोको, गाड़ी रुक गई साहब। भाई ने, होने वाले पीएम ने, या होने वाले बादशाह ने, होने जिसने भी, या उनकी निगाह में कौन राहुल ने, पीएम की निगाह में कौन राहुल ने, उन्होंने वो दरवाजा खोला, और खोला, उपाध्याय ड्राइवर के साथ बैठ गए। अब देखिए आगे आगे वो कैब चल रही है, पीछे पीछे काफिला चल रहा है। वो बात करते गए, कैसे है, क्या है, तू है, मैं है। तो अगले दिन पूरी फैमिली को डिनर पे बुला लिया। अब उन्होंने, देखिए बात उसकी डिनर की हो सकती नहीं है, उन्होंने इससे समझ लिया कि क्या, पूरा सिस्टम समझ लिया। वो आपको याद है, एक बार उन्होंने अपने घर पे एक सब्जी वाले को बुला लिया था, जो खाना, कितना गजब खाना खिलाया था। ऐसा नहीं है। अगले ने, इस बीच में 10 सालों में अगर मेरे ख्याल से वो पहले ही पीएम बन जाते, तो उनको ये होता कि तो हम वंशवाद चला आ रहा है, हमारी वो रजिस्ट्री है, इंदिरा जी और नेहरू जी। अब क्या हुआ, ये नेचर ने किया है या उनके अच्छे सलाहकारों ने किया है। मैं दो बातें बोल रहा हूँ, अच्छे सलाहकारों ने किया है। अगर अब ये 10 साल में उन्होंने क्या किया, 10,000 किलोमीटर चल दिए, उसके बाद उधर वो जहाज में और सेंट्रल विस्टा में ही बैठे रह गए। इधर ये 10 किलोमीटर 10,000 चल के इन्होंने क्या, कम से कम मेरे ख्याल से समाज के 50 बड़े तबके, मजदूर, श्रमिक, किसान, ड्राइवर, फला ढिमाका, रेल ड्राइवर, तो सबसे बात करके माहौल समझा, देश जाना। अब ये देश जान चुके, और दूसरी बात संजीव भाई, देश इनको जान चुका है। अब देश राहुल गांधी को जान चुका है, ये सबसे बड़ी बात हुई है। आज से 10-11 साल पहले जो आदमी पप्पू कहा जाता था, और पप्पू माना भी जाता था, हम भी शक में शंका में थे, आज देश उससे मानने लगा। ये वो राहुल देश को माने ना माने वो बात की बात है। तो ये फर्क, कितना बड़ा फर्क है। अब दूसरी तरफ आइए, मामला बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं हो पा रहे हैं, 10 उपचुनाव हैं, तय नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव आयोग जैसे महाराष्ट्र में रोके पड़ा है, महाराष्ट्र के साथ भी तो हरियाणा का और झारखंड का होना था, नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ये वक्त मिल गया है, ये एंट्री वाला जो वो एंट्री वो क्या वाला वो जो गया है, ये सब तमाम बातें हैं ना। गडकरी भी तो हैं, योगी जी भी तो हैं। अरे लमपई सुमपई सोरन गए तो थे वहां पर कुछ करने, वो कैसे लौट के भाग के आ गए। स्थितियां जब बदलती है तो ऐसे ही बदलती हैं। जब रात के अंधेरे में कोई घटना घटती है तो आदमी खाली यही कहता है, मारो मारो मारो, भागो भागो भागो। कोई देखता वेखता किसी कुछ नहीं है। आप पुल पे खड़े हो जाइए, अजय शुक्ला जी पुल पे झांकने लगे, कुछ ना बोलेंगे, वो झांक के गया गया गया, गिर गया, निकल गया, इन्हें भी नहीं पता। आप देखिए, अगर आधा घंटे में 500 आदमी पुल पे ना खड़ा होकर, बड़ा पुल हो, मारो मारो, निकला, गिरा गिरा, कहाँ गिरा, कहाँ गया, कौन गया, और किसी को कुछ नहीं पता है। कौन आदमी डूबा, औरत डूबी, गाड़ी डूबी, मछली डूबी, मगरमच्छ डूबा। खाली ये है कि वो गिरा, कौन गिरा, बात सब एक दूसरे से पूछेंगे, दिखा नहीं कौन गिरा, और गाड़ी रोकेंगे। तो अब ये देश की जनता ये कौन गिरा वाली इससे से निकल रही है। क्योंकि हुआ क्या है, 10 साल तक संजीव भाई केवल हिंदू और मुसलमान ही चला है, इसके ऊपर कुछ चला नहीं है, इससे ऊपर कुछ चला नहीं है, सोच भी नहीं गई है। और अब संघ ने चीज को समझ लिया है। अच्छा, हम आखिरी बात कह के बंद कर रहे हैं। संघ भी तो कितने साल से है, पता नहीं कितने साल से, मुझे इतना आइडिया नहीं है कितने साल से, जब से देखा जाए तो उससे पहले संघ है। 100 साल हो गए, 100 साल होने वाले हैं, 100 साल होने वाले हैं। क्या संजीव भाई संघ ये काम नहीं कर सकता था भूजा खाने के अलावा? या कौन सी वो पहनता है, वो यहाँ पे बस्ता टाइप का एक पहनता है, वो क्या ये संघ ये काम नहीं कर सकता था कि ड्राइवर के साथ बैठ जाए कैब में, खेत में उतर जाए, वो मजदूर के पास चला जाए, मोची की दुकान पे बैठ जाए, खाली वही सदा बस्तले और वो फला और पन्ना प्रमुख इसी में। तो अब देश ऐसा नहीं, देश को बर्बाद होने के लिए अब देश तैयार नहीं है, देश भी जान रहा है। और ये बात मलिक साहब सही कह रहे हैं भाई साहब, हिम्मत नहीं होती थी ये बोलने की, लेकिन हम लोग बोल रहे थे।
मैंने खुद लिखा था, चुनाव से पहले लिख दिया था कि 40 सीटों पर, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, आपके पास रिकॉर्ड है, अजय भाई सबके पास रिकॉर्ड, रविंद्र भाई के पास रिकॉर्ड है कि 40 सीटें लूज कर रही है। और वो लिखा आया है, मेरे पास भी लिखा, एक एक सीट का हिसाब है मेरे पास आज भी। तो ऐसा नहीं है, हम भी आप तो समाज के लोग हैं ना, यही तो रहते हैं ना। और बात हमारा तो ये है कि हम बिल्कुल राहुल गांधी के प्रति दीवाने हैं, या हम मोदी के लिए ही आएगा तो मोदी, ऐसा कुछ नहीं है। समाज को देखते और समाज के ऊपर चिंतन करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के ऊपर इसमें चिंतन करते सुशील हैं। जी और वाली आपको- बात में संजीव जी में एक सुशील जी वाली बात में जोड़ देता हूँ। सुशील जी को भी याद होगा, शायद आपको भी याद हो, मैंने तो कहानी लिख दी थी कि वो शेर आया और शेर कुएं में गिर गया यूपी में, और बाबा ने 40 डंडों की सीढ़ी डाल दी। वो तो बहुत मेरी फेमस हुई थी, याद है, वो कहानी याद भी है, इससे याद है, जोड़ याद के है। लिखी थी। और हमारे माहेश्वरी जी, अनिल माहेश्वरी जी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से हाँ, हाँ, रिटायर हाँ, हो, बहुत सीनियर हाँ, जर्नलिस्ट है। वो कह रहे थे साले 40 को लिख रहा तू, मैं 30 बता रहा हूँ तुझे 6 महीने से। वो 6 महीने से 30 पढ़े हुए थे चुनाव से पहले, हाँ। सोचिए जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम तो देश में जो माहौल की बात, शुरुआत मैंने वही की थी कि लोकप्रियता के मामले में दिखता है जनता के बीच, जो अभी सुशील जी ने बात की। अजय सर, मैं आपके पास लौटूंगा और आपसे बहुत, आप पिछले उसमें आपसे नहीं मिली थी मोटी टिप्पणी। ये जो सर्वे को लेकर मैंने पूछा, इस पे आपकी भी राय आई कि एक तो ये जो हमने, चाहे वो एग्जिट पोल का दौर रहा हो या और भी पोल्स बहुत बार फेल हुए हैं, वैसे ही कुछ एक माहौल को क्रिएट करेंगे। और दूसरा सर, अभी तक भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से निकल कर नहीं आई है। हाँ, मोदी जैसे पहले होता था कि चुनाव शुरू हुए या उसके पहले से बीजेपी एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया करती थी। तो क्या ये अब ये उनको लग रहा है कि हार बिल्कुल तय है, इसलिए हम अपने ऊपर ठीकरा ना फोड़ें, जो स्थानीय नेता है उन पे ठीकरा फोड़ दिया, ऐसे कुछ हालात बिल्कुल स्पष्ट है दोनों जगह सर? ये स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए, जिस तरीके से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला गया, सारी चीज की गई, ये सब उसी का चाल का हिस्सा है। अब रही बात, देखिए जो सर्वे किया गया, यशवंत मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, हर कोई जानता है यशवंत देशमुख नानाजी राव देशमुख के होते हैं, जी जी तो स्वाभाविक सी बात है। और वो आरएसएस के क्या थे, ये मुझे किसी को यहाँ पर मौजूद व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। सर। उन्हें जब मैं इंडिया न्यूज में था, सबसे पहले सी वोटर को मौका मैंने दिया था, मैंने शब्द कह रहा हूं सर। तो उस समय करके कि हाँ दोस्ती में उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने किया, हमने उसको मौका दिया। अब वो तमाम चीजें हो गई हैं। अब वो जिस एजेंडे पे थे, वो एजेंडा तब हमारी समझ में नहीं आया था। आज हर बात बिल्कुल तस्वीर क्लियर है। तो वो जिसके लिए काम करते हैं, जहां से फंडिंग होती है, ये सबको पता है, इसलिए अब इसमें कुछ छिपा हिपा है नहीं। तो इसलिए उस पे तो, सर्वे पे तो मैं जाता नहीं। मैं सिर्फ इस पे कहता हूं कि चूंकि जमीनी तौर पे मैं चंडीगढ़ में हूं, मैं देख रहा हूं हरियाणा को भी, पंजाब को भी, जम्मू कश्मीर को भी, चूंकि मेरा अपना भी यहाँ क्षेत्र रहा है, मैं एडिटर रहा हूं तो पूरा एरिया समझता हूं। तो निश्चित रूप से एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो हालात हैं, वो हालात सिर्फ इसलिए नहीं है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं। किसानों पे अत्याचार हुए हैं, बेटियों पे अत्याचार हुए हैं, दलितों पे अत्याचार हुए हैं, तमाम सारे सरपंचों पे, किसानी पे, पंचायत राज को खत्म करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से ये किसान और किसानी से जुड़े हुए राज्य, ये पूरा जो क्षेत्र है, वो इवन पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी इसमें जोड़ सकते हैं, ये सब इलाके किसानी से बेसिकली गवर्न होते हैं। और यहां पर आप वही छीनने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई रोटी छीनोगे तो कौन चुप बैठेगा? और स्वाभाविक सी बात है, जो आवाज बनेगा उसके साथ लोग खड़े होंगे। तो कांग्रेस उस समय एक रोशनी की तरह दिखाई दी, क्योंकि चौटाला की पार्टी एक हुआ करती थी, देवीलाल साहब की, वो होती थी, वो करती थी, लेकिन उन्हीं के पोते जाके बैठ गए उनकी गोद में, सरकार चला रहे थे। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं, जब बेटियों पे अत्याचार हो रहा था तो दुष्यंत चौटाला यही बोल रहे थे, और क्या होगा, एफआईआर हो तो गई। मतलब आप ये समझ लीजिए। और ये स्थिति है कि अब जब गवाही होनी है महिला पहलवानों की, तो साहब आप उनकी सुरक्षा वापस ले लेते हैं।
जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह जो चाहे वो करा ले। तो ये इस तरह की घटनाएं जनता के जनमानस में बैठ गई कि ये लोग असल में आपको कुछ देने के लिए, अच्छा बनिया समुदाय बहुत ज्यादा इन पर फिदा था, आज वो रो रहा है क्योंकि उसने देख लिया इन सब का नतीजा क्या हुआ, उसका कारोबार बिल्कुल तबाह है, तो अब वो भी रोता नजर आ रहा है। तो सबने समझ लिया ये सिर्फ हमसे लूट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ये बर्बाद कर सकते हैं। हुड्डा एम्स लेके आए, एजुकेशन सिटी लेके आए, तमाम यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं आया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसे आप गिना सके। MIT बनाया और दूसरी चीजें बनाई। हुड्डा के समय में 2.25 लाख नौकरियां दी गई थी, इनके समय में 30 से अधिक पेपर लीक हुए जी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि, और पहली बार हुआ कि यहां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टेट जो कर्मचारी चयन आयोग जो होता है, जी जी। वो उन दोनों में छापा पड़ा। तो यह दशा हुई कि ना इनके यहाँ एजेंसियां सही, ना वो सही, ना पुलिस सही, हर चीज में तो इन्होंने गड़बड़ करी। अब फिर कौन साथ खड़ा होगा? तो जनता जब देख रही थी कि कौन होगा, उस समय राहुल गांधी आके खड़े हुए, बोले, उन्होंने ट्रैक्टर चला करके पंजाब से शुरू किया था और हरियाणा कुरुक्षेत्र तक लेके आए थे। किसान के दिल को आपने जीत लिया, आपने वह किया जो करने की डिमांड थी, आप वो लड़कियों के साथ खड़े हुए, बस यही तो चाह रहा था। हरियाणा एक संबल चाहता, हरियाणा को कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप में सक्षम। तो जैसा हरियाणा में कहा जाता है लठ गाड़ दी है, तो अब हरियाणवी ने लठ गाड़ दी है और भाजपा उस लठ से परेशान। ये आप जान लीजिए, भाजपा की सब खत्म है। यहां 70 सीटों पे कम से कम कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है, 20 में सब लड़ लेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि बहुत ऐसी स्थिति है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ना निकलने वाली है ना उगलने वाली है, हालत पतली है, जो है बहुत बेहतर जो रहा है उसकी कोशिश वो कहीं बात बनती दिख रही। मैं रविंद्र सर आपसे जो मैंने पूछा था कि एक तो शायद जो सीधी टक्कर है और सीधी टक्कर में भी बहुत आगे है, जैसा कह रहे 70 सीटें हैं लगभग, और वहां जेजेपी की बात ही, जेजेपी शायद खत्म है। साथ साथ जो मैंने INLD और BSP या जो आपके बारे में, उसको लेकर आप क्या देख पा रहे हैं तीनों पर? जी बिल्कुल संजीव जी, देखिए जेजेपी, INLD, BSP, आपको तो छोड़ देते हैं, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को 1% से कम वोट मिला है लोकसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी को 2% मिला क्योंकि उनका अलायंस था कांग्रेस पार्टी के साथ, इस वजह से उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया और केवल एक सीट की वजह से बढ़ा है। एक ही सीट पे चुनाव लड़ा था तो वहीं पर मिला है सारा वोट। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है हरियाणा में, कोई बड़ा नेता नहीं। जेजेपी और INLD, खासतौर पर जेजेपी 4.5 साल तक सरकार का हिस्सा रही और उसके बाद जब जनता के बीच गई तो उनकी माताजी, दुष्यंत चौटाला की माताजी, उन्होंने चुनाव लड़ा और केवल 15,000 वोट उनको प्राप्त हुए। हिसार वो लोकसभा क्षेत्र से लड़ी हैं जहां पर 2014 में दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते थे। हिसार वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सीटें जेजेपी ने 2019 में जीती थी और इस बार उनको इतनी करारी वहां से हार मिली है कि 1% से कम पूरे हरियाणा में वो लोग वोट पे सिमट गए। तो वो तो थर्ड फ्रंट के नाम पे कुछ नहीं है, उन लोगों के पास अब ताकत नहीं बची है। ये चुनाव मेरी जानकारी के हिसाब से हरियाणा में बहुत करीब 2 दशक के बाद इतना सीधा बाईपोलर इलेक्शन हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इसके पहले ऐसा चुनाव बहुत पहले हुआ होगा। इस बार जेजेपी, INLD और BSP, ये तीनों पार्टीज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। इन तीनों में अगर बात करें, चारों में, बल्कि आम आदमी को भी जोड़ें, तो इन चारों में सबसे बेहतर स्थिति में INLD है, जिनका कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों पर ठीक ठाक प्रभाव है और वहां से उनके जीतने की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। एक एलनाबाद का विधानसभा क्षेत्र जहां से अभय चौटाला फिलहाल विधायक हैं, और एक जो है यमुनानगर से जुड़ा हुआ जगाधरी का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसमें करीब 40% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम समाज की है और वहां से जो कैंडिडेट चुना
चुनाव लड़ते हैं आईएनएलडी के, वो इनके रिश्तेदार हैं अभय चौटाला के, और मजबूत उम्मीदवार हैं, वहां से वो पहले भी चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा इनकी स्थिति हरियाणा में कमजोर है। अगर कोई मजबूत नेता इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है कांग्रेस या बीजेपी से, जिसको टिकट ना मिले, तो एक आध सीट और बढ़ने की संभावना बन सकती है। मैं इसमें जोड़ रहा हूं, क्या किरण चौधरी वाले एंगल को कैसे देखा जाए, जो उनको भेजा गया है उस पर भी कुछ आप टिप्पणी साथ कर दीजिएगा। किरण चौधरी ने जब बीजेपी ज्वाइन की ना सर, कांग्रेस पार्टी छोड़ के, तो उनके बगल में बैठे हुए थे मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किरण चौधरी अभी तक कांग्रेस पार्टी में थी, उनका शरीर कांग्रेस में था, लेकिन उनका मन हमेशा से बीजेपी में था। और ये बात उन्होंने जो कही, उसके पीछे की कहानी मैं बता देता हूं। किरण चौधरी ने यहां से 4 चुनाव जीते, और चारों चुनाव में विधानसभा में अपनी सीट के आसपास की जो 4 विधानसभा सीटें और हैं, उनमें उन्होंने कांग्रेस को हर बार हरवाने की कोशिश की, क्योंकि 2 तो इनके रिश्तेदार वहां से चुनाव लड़ते थे, उनको हरवाने की कोशिश की, और 2 टिकटें ये ऐसे कमजोर व्यक्तियों को दिलवाती थी जो कभी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहे। तो पहली बार किरण चौधरी तो खुल के बीजेपी के साथ आई हैं, इसके पहले वो अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी में थी। तो कांग्रेस को तो इनके जाने का बिल्कुल फायदा होगा, और किरण चौधरी को लेने से बीजेपी का नुकसान हो गया, क्योंकि जो लोग बेचारे लंबे समय से दरियां वहां बिछा रहे थे, अब वो दरियों के रेट बढ़ गए, लेकिन उनका कोई रेट पार्टी में बढ़ा नहीं है। तो इस बात से वो बीजेपी के कार्यकर्ता खासे नाराज हैं कि कल जो बाहर से आई हैं उनको इतना बड़ा सम्मान दे दिया, और उनको आज तक किसी पद पे चेयरमैन तक नहीं बनाया गया है। तो ये उनके लिए घाटे का सौदा हो गया। दूसरा घाटे का सौदा हो गया कि बीजेपी जिस पॉलिटिक्स को लेके आगे बढ़ रही थी, जाट और गैर जाट, ऐसी स्थिति में ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर आपको खुल के वो पॉलिटिक्स करनी थी, तो आखिर एक जाट नेता को आपको राज्यसभा भेजने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि बीजेपी तो लगातार एक ही तरह की पॉलिटिक्स करती रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को किरण चौधरी का नफा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला है। और एक और नुकसान जो उनका हो गया राज्यसभा भेजने का, वो ये हो गया कि दक्षिण हरियाणा के बड़े ओबीसी नेता राव इंद्रजीत सिंह, जो आज तक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक केंद्र में एमओएस हैं, उनकी बेटी को 2 बार विधानसभा टिकट नहीं मिला। तो उनकी बेटी को नहीं मिला, किरण चौधरी की बेटी को मिल जाएगा। तो अब बीजेपी के लिए तकलीफ ये बढ़ रही है कि वो किस तरह से कहेगी कि वो अब गैर जाट की पॉलिटिकल पार्टी है। और लोग ये कहने लग गए हैं कि किरण चौधरी की बेटी को टिकट देना तो बन गया है राष्ट्रवाद, और राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट देना बन गया परिवारवाद। तो इससे निपटना बीजेपी के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई है। जी संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बढ़िया बात करें कि वहां मतलब फायदे की जगह नुकसान होता है, ज्यादा नजर आ रहा है। केपी सर, ये जो बाकी तो हमने खूब बातें की, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो स्थितियां बताई गई हैं वो सर्वे में, तो जो सर्वे है हमने जो उसको अध्ययन किया, उस सर्वे में ये निकलता है कि वो ये जो बदलापुर वाली घटना है उसके पहले का है, और वो मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना थी और वहां जो महाराष्ट्र में उसकी कॉपी हुई है, तो वो उसको शायद कुछ गेम चेंज कर सकती है, ऐसी संभावना थी। तो दोनों में कैसे आप देखेंगे, क्या वो कुछ उसका फायदा जो वहां की गई है, शायद लाड़की बहना योजना कहा जाता है महाराष्ट्र में उसको, यहाँ लाडली है वहां लाड़की है शायद, तो वो प्लस जो बदलापुर का है, तो ये कुछ दोनों के लेकर आप क्या इसको एज ए विश्लेषक देखिएगा, क्या आपकी टिप्पणी होगी मलिक सर? संजीव जी, पहले मैं थोड़ा सा हरियाणा में जो बात रविंद्र जी ने की है उसको, किरण चौधरी वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, किरण चौधरी का अपना क्या अस्तित्व है? वो बंसीलाल की बहू है, इसलिए चुनाव जीतती रही है, अपनी लड़की को भी जिता दिया है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर। इसके अलावा आप देखिए कितना बड़ा फायदा हरियाणा के इस चुनाव में किरण चौधरी जी ने कर दिया। 2 पार्टियों का फायदा। एकमात्र नेता है हरियाणा की जिन्होंने प्रभावित किया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को। कांग्रेस में तो ये बच गया कि जहां कांग्रेस पे आरोप लगता है गुटबाजी होती है, तो एक गुट अपने आप चला गया, खत्म हो गया, समाप्त। तो वहां मिठाइयां बट रही हैं कांग्रेस में। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में आपको राज्यसभा भेज दिया, तो जो तीसरे लाइनर कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के थे, बंसीलाल का परिवार भी मिठाई बांट रहा है। मैं वही कह रहा हूं। तो उससे क्या हो गया कि जो वो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं अगर इसी को भेजना था, जैसा कि रविंद्र जी ने कहा, तो हम यहाँ किस लिए है भाई? तो ये तो इतना बड़ा फायदा जो है कांग्रेस का करके गई है, इनका तो धन्यवाद हम जैसे लोगों को भी करना चाहिए।
खैर, अब आपने महाराष्ट्र की जो बात की है, देखिए सर्वे पे मैं पहले कह चुका हूं, और जो मैं नहीं कहना चाह रहा था वो अजय जी ने उस बात को क्लियर कर दिया। नानाजी देशमुख को आपको समझ लेना चाहिए। ये जिस प्रकार के सर्वे हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का सर्वे हो, चाहे वो हरियाणा का सर्वे हो, चाहे वो दिल्ली का सर्वे हो, सर्वे किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, ये हमें और आपको पता है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप हरियाणा की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, वेंटिलेटर पे है, और डॉक्टर जो है बड़े बड़े इंजेक्शन लगा रहे हैं मरीज को, और वो जो बिजली का लगाते हैं झटके देने वाला, सुशील जी जानते हैं, वो भी लगा रहे हैं, लेकिन वो मरीज हिल नहीं रहा है। आप ये देखिए कि आप महाराष्ट्र में पिछले कितने सालों से लगातार ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। अच्छा कमल खिलाने के लिए आपने कितना कीचड़ फैला दिया है महाराष्ट्र में। तो आप लाडली बहना स्कीम लेके आइए, आप सर्वे करवाइए, कुछ नहीं होने वाला है। वहां जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा कर सकता है, वो ये है कि आप कांग्रेस में, शिवसेना में और शरद पवार की पार्टी में टिकटों का बंटवारा कैसे होगा, वो स्थिति है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि आप ये बताइए कि जिसको भ्रष्टाचार का सौदागर आप बता रहे थे 1 महीने पहले, आप उनको जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं। आज उन्होंने ये कह दिया कि भैया मेरी सुरक्षा के लिए नहीं दिया, ये मुझे कौन मारने आ रहा है 83 साल के बूढ़े को। ये तो इन्होंने इसलिए दिए कि साला मेरे से कौन मिलने आ रहा है, मैं किससे मिलने जा रहा हूं, क्या चल रहा है, मेरे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो ये जो चाणक्य जी कर रहे हैं, चाणक्य जी ये कह रहे हैं कि मामले को पूरी तरह अच्छे तरीके से निपटाने के लिए हम जा रहे हैं। आप देखिएगा परिस्थितियां, अगर आपको महाराष्ट्र में इलेक्शन जब भी घोषणा होगी, आज हो 6 में होगी तो कभी ना कभी, लेकिन हरियाणा जैसी स्थिति वहां भी बनेगी और जनता चुनाव लड़ेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर उसके सामने कोई भी खड़ा होगा, वो उसको जिताएगी। यहां पे मुझे जो थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है विपक्ष की, क्योंकि वहां पे 3 दल अपने का बड़े होने का दावा कर रहे हैं। शिवसेना भी, भाई इसको आप दोहराए नहीं है कि शिवसेना को आप बाहर नहीं कर सकते महाराष्ट्र, और आप शरद पवार को भी कम नहीं आंक सकते। तो वहां इन तीनों पार्टियों में जब बंटवारा होगा उसमें दिक्कत होगी, और कांग्रेस भी वहां कोई खराब स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी का चेहरा आज भी वहां पे बढ़ा ही है, कुछ कम नहीं हुआ। तो वहां जो हमें दिक्कत लग रही है कि कहीं बंटवारे में इनमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो नुकसान हो सकता है। अगर ये बंटवारा ठीक ठाक कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में कोई दिक्कत मुझे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और अंत में फिर यही कहता हूं, ये सर्वे वर्वे सब फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी किताब है, और ये किताब कहां से आ रही है, क्यों बन रही है, किसको फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एजेंसियों को फायदा हो रहा है। हमने बहुत अच्छे से बारीकी से देखा है 2024 के चुनाव में। और 2000 जी संजीव जी, आपको मैं लास्ट में ये कह रहा हूं, 2024 के बाद जो जनता का मूड है, जो कई लोग सुनना नहीं चाह रहे थे कि भाजपा के खिलाफ हवा चल रही है, अब उनको लगा अरे ये तो सही कहते थे लोग, नहीं तो हम जैसे लोगों को पकड़ के कहते कि साले तुम 4 लोगों के अलावा 5वां तो कोई बोल नहीं रहा, जनता तो कुछ कह नहीं रही। अब जनता कह रही है साहब, अब जनता बता रही है। तो ये जो मूड एक जनता का बदलता जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव भी हरियाणा के साथ करा लेती, शायद स्थिति कहीं अच्छी होती। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हरियाणा में 75 सीटें भाजपा हार के उसके बाद महाराष्ट्र में कराएगी, तो शायद उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं एक अच्छा मैसेज महाराष्ट्र को जाएगा। और वही तो वो चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो चाह रहे हैं कि 30 साल 40 साल पीछे भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी का नया पौधा लगे, नया आए, और 40 साल तक लोग जो है मोदी जी का नाम पटल पे पढ़े इतिहास में कि लास्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और चाणक्य का भी नाम कहीं आ जाए नीचे तो थोड़ा ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या सुशील भाई अंतिम टिप्पणी आपकी होगी, जो अभी बड़ी मलिक साहब जो अंदाज में बात कर रहे हैं, और साथ सुब्रमण्यम स्वामी जो बार बार कहते चले आ रहे हैं कि नजदीक है मामला, तो क्या दोनों दोस्त जो गुजराती भाई हैं वो ये समेटने का समय नजदीक मान लिया जाए, ऐसा कुछ दिखलाई पड़ रहा है, वही कुछ है? संजय भाई, वो मलिक साहब पूछ रहे थे, तो एक तो होता है वेंटिलेटर, दूसरा एक चीज और होती है मलिक साहब, एक होता है ऑक्टोसिन इंजेक्शन आता है, ऑक्टोसिन, वो भैंस को लगा दो, गाय को लगा दो,
को लगा दो तो 1 लीटर जगह पर 5 लीटर दूध निकल आता है। वही अगर लौकी को लगा दो, कद्दू को लगा दो तो 1 फुट की लौकी 5 फुट की हो जाती है। कि आप कुछ नहीं इसमें है क्या? तो आजकल ये जो शरद पवार जी को जो दिया है इन्होंने अभी, वो आपको उसी जैसे लगा रही बीजेपी। तो बकौल मलिक साहब 70 सीटें हारने के बाद जब वहां पहुंचेंगे तो आपको वो सीधे टूट। खैर, दूसरी बात आप बताइए, यही काम तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था। एक अनजान से अरे फ्री की वो है जेट प्लस और ये प्लस वो प्लस, ये फ्री का तो है, ये चाणक्य के लिए दे दो जिसको देना हो। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में भी तो एक लड़का, अनजान सा लड़का, कल का लड़का ढंग से सभासद नहीं लड़ पाएगा। वो मायावती जी का भतीजा आकाश आनंद, उसको अभी तक वही तभी तो दी थी सिक्योरिटी बड़ी वाली दिल्ली वाली, अभी तक चल रही है। क्या हाल हुआ? ऐसे ही उसको दिया था रावण, चंद्रशेखर रावण को दिया था जब इतनी बड़ी वाली सिक्योरिटी, बेचारा बड़ा मस्ती से घूम रहा है इस समय मजबूरी से। क्या फर्क पड़ा? अरे काहे लिए इनको दिए, शरद पवार जी को दिए है। कंगना रावत को तो 4 साल से सिक्योरिटी इतनी बड़ी वाली, कोई जेड वाली, उसी के नाम पे जितवा दे महाराष्ट्र को। वो तो बंबई की है, उसको सीएम घोषित करे, जितवा दे चाणक्य लोग। काहे लिए ये सब दुनिया भर का कर रहे हैं? तो इसको इन लोगों ने जो बनाया ले भाई साहब, जेट सिक्योरिटी को मजाक बना दिया है। कहीं आप एक देखिए, हमारे आपके समय पर सीपीआई, रॉ, जेड, एनएसजी, इनका सबका भोकाल होता था, आदमी पसीना छूट जाता था, पसीना। ईडी को तो कोई जानता ही नहीं था। आप देखिए क्या टके टके पे नाम आने लगे, जिसको देखो वही मजाक ट्रोल करता है, सीबीआई, ईडी, फला रातों लोग भूल चुके हैं। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, जब स्टेट में ये स्थिति है तो आगे क्या होगा? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आप कल्पना करेंगे, मोदी जी को तो जान दीजिए, 80 सीटें जीतने वाले योगी जी को 2 सीटों पर इंचार्ज बनाया है, 2 सीटों पर। अयोध्या, मिल्कीपुर और कटिहारी 2 सीटों पर चुनाव के इंचार्ज हैं। 2 सीटों पर ब्रजेश पाठक है, 2 सीटों पर केशव मौर्य है, 2 सीटों पर भूपेश चौधरी हैं जो बीजेपी अध्यक्ष हो, 2 सीटों पर संगठन मंत्री है जो वो ये 2 सीटों पर है। वहां पर आप आश्चर्य करिए कहां पहुंच गए। और 2 घटना बता दें जिसके ये माहौल देखिए, अब तो सोशल मीडिया है। अभी एक न्यूज आई थी, सबको मालूम है, हमारे मित्र जो बैठे हैं, एक परांचल में बनारस के आसपास एक थाना है, रोनाई थाना, उसकी 5 लाख रुपए रोज की वसूली थी। 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा थाना सस्पेंड, सीओ सस्पेंड, फला सस्पेंड। 5 लाख रुपए गिनती की रोज की वसूली थी। वो भी इंस्पेक्टर कूद के भागा था दीवाल थाने की जब छापा पड़ा है। और कल एक इंस्पेक्टर राम सेवक बरेली का, उसके बिस्तर के नीचे 9 लाख नगद। उसे 2 तस्कर पकड़े था, उसके वाले जो स्पैक वाले, उसने पकड़ बैठा लिया। नीचे जो भी लिया हो उसने 9,27,000 उसके जिम्मे में आए। उसने जगह पे ली नहीं तो उसने नीचे अपना बिस्तर डाल दिया, उसी में मुखबिरी हो गई, छापा पड़ गया। अब वो कहाँ समेटता बिस्तर और वो गद्दा, वो भागा। थोड़ा सा वक्त की कमी है और विषयांतर में अरे कूद के, अरे भाई साहब कूद के भागा, इंस्पेक्टर कूद के दीवार फाड़ के भागा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहुत, मैं अजय सर टिप्पणी आप करें तो करिएगा प्लीज। जो मैं कह रहा था कि जो स्थिति है, ना संघ साथ है ना कुछ है, और दोनों जो भाई हैं, एक अंतिम टिप्पणी वहां मैं खत्म कर दूंगा, बहुत 1-2 लाइन में। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब चुनाव, सही बात यह है कि जनता लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं, और जनता खड़ी है। अब जनता को राहुल गांधी पे यकीन है, इसलिए कांग्रेस पे यकीन है और इसलिए वो खड़ी है। बाकी लोकल फैक्टर्स हैं, जैसे हुड्डा है। हुड्डा आज की डेट में जाट समुदाय के एकमात्र सर्वमान्य नेता के तौर पे स्थापित हो गए। ये हरियाणा की स्थिति है। यदि आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में और है कौन? तो अब लड़ने के लिए जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब का परिवार है, वो एक लड़ता दिखाई देता है, पीडीपी थी, लेकिन मुफ्ती उस तरह से दिखी नहीं, वो भाजपा के साथ खड़ी भी हुई थी, तो इस कारण से वो उतनी विश्वसनीय नहीं, ये चीज दिखाई भी दी।
तो अब ऐसी स्थिति में फारूक को यदि साथ मिलता है कांग्रेस का, तो निश्चित रूप से ये विनिंग इक्वेशन बनती है और ये मुझे लगता है बेहतर लेके जाएगा। बाकी महाराष्ट्र और झारखंड का बाद में है, लेकिन इतना मैं कह दूं कि सीटों को लेके कोई, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई बहुत विवाद की स्थिति आने वाली है। वो सब सुलझ जाएगा, बहुत हल्की बातें हैं अब तो। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। क्योंकि लड़ाई ही दूसरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन में कहा जाए तो ये जो चुनाव के नतीजे हैं, ये आने वाले दिनों में चाहे प्रधानमंत्री हो या वो चाणक्य की जो बार बार बात करते हैं, बीजेपी की चाणक्य, इनकी मुश्किल और पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी, एक शानदार चर्चा के लिए अजय सर आपका, केपी सर, सुशील जी और हमारे साथ अरविंद जी जुड़े थे, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हमारा जो अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे इस चर्चा के जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर जरूर ये बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।